नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। पहले 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब तीसरे चरण की बारी है, जिसमें 13 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। लेकिन जैसे जैसे तीसरे फेज की जंग नजदीक आ रही है, मुद्दों पर बयानबाजी हावी होती जा रही है। नेता एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान की बात कह रहा है तो कोई पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। इस चुनाव में अब तक शहजादे से लेकर शहंशाह और औरंगजेब तक की एंट्री हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें 24 का चुनावी दंगल है और नेताओं के बयानों का 360 डिग्री एंगल है। सौ साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, आप हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हो? आप धर्म के नाम पर वोट ही मांग सकते हो। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी, आज के ये हैं पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर। तो 24 के चुनाव में 2019 वाले बयानों की झलक दिख रही है। तभी भी पाकिस्तान निशाने पर था और इस बार भी है। तब भी हिंदू और मुसलमान का जिक्र था, इस बार भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन बयानों का तूफान सिर्फ एक राजनीतिक दल की तरफ से नहीं है, ये आग दोनों तरफ से बराबर लगी है, क्योंकि सबकी नजर दिल्ली की उस कुर्सी पर है जिसे जीतने के लिए राजनीतिक दलों को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ज्यादा मुफीद ये बयान लगते हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद अब चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। सियासत के इस दंगल में बयानों का ऐसा तूफान है कि हर नेता फायर मोड में है और 24 के इस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो हर दिन अपने बयानों से एक नई लाइन खींच रहे हैं। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार
दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, राम मंदिर भी है, पाकिस्तान भी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर अपने विरोधियों को घेर रहे हैं। आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। ये पूरी कसरत जनता का ध्यान खींचने के लिए हो रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खिलाड़ी भी कम नहीं हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के अंदाज में न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। कई बातें वो ऐसे बोले हैं बांसवाड़ा के अंदर भी, मंगलसूत्र, धन आपका सोना इकट्ठा कर लेंगे, बांट देंगे जो बच्चे पैदा करते हैं। अब तो भैंस पे भी आ गए, आपकी 2 भैंसें हो गई तो 1 भैंस ले लेंगे आपकी। पाकिस्तान पे आ गए। तो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा कर रहे हैं और जो भड़का रहे लोगों को, जानते हैं जब 17 महीने तेजस्वी। वैसे 24 की महाभारत में सबसे कड़ी टक्कर अगर कहीं हो रही है तो वो बिहार में हो रही है, जहां 400 के मिशन पर 40 सीटें खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों के लिए काफी हैं, क्योंकि जितने हमले बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं उसका जवाब अकेले तेजस्वी दे रहे हैं, जो 30 दिन में 97 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मानो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई ट्रैक्टर हो। कि मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी एनडीए के 15 साल से सांसद हैं। उन सांसदों ने क्या किया इन इलाकों के लिए? मोदी जी भैंस चुरा लेगा, कल को मोदी जी बोलेंगे तुम्हारे शर्ट का बटन उठा लेगा, तो कमीज को खींच देगा। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? मुद्दे की बात करें ना, प्रधानमंत्री कि 10 साल में क्या किया, बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया। इस बार सुपरा साफ है बीजेपी का। चुनाव बयानों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि शहजादे से शुरू हुई लड़ाई अब शाहजहां तक पहुंच गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां रैली कर रहे हैं राहुल गांधी पर शहजादा कहकर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका ने शहजादे के खिलाफ शाहजहां वाली जंग छेड़ दी है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है?
एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नए नए बयान दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन की तुलना औरंगजेब फैन क्लब से कर दी है। यानी अब औरंगजेब की भी एंट्री हो चुकी है। एक प्रकार से ये इंडिया अलायंस जो है, एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधु दुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। बयानों की कतार में अंग्रेज बचे थे, जिसकी कमी कंगना रनौत ने पूरी कर दी है, जो न सिर्फ इसे विपक्ष की बीमारी बता रही हैं, बल्कि राहुल से लेकर अखिलेश और तेजस्वी सब पर एक लाइन से हमला कर रही हैं। जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। दरअसल जब से कंगना रनौत को टिकट मिला है, उनके बयान चर्चा में हैं। वैसे जो जितना बोलता है वो उतना दिखता है, लेकिन कई बार बोल बिगड़ जाते हैं तो विवाद खड़ा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उस वक्त हुआ जब वो प्रचार करने छत्तीसगढ़ गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को शिव बताते हुए राम से मुकाबले की बात कर दी, जिसके बाद सियासत गरमाते देर नहीं लगी। शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। दरअसल वोटर को लुभाने के लिए राम मंदिर का जिक्र भी खूब हो रहा है, जिसे बीजेपी इस बार कैश कर लेना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव लड़े गए उसमें राम मंदिर बनाने की बात होती थी, लेकिन अब राम मंदिर बन चुका है। ऐसे में बीजेपी के पास राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का बड़ा मौका है। चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। आज भारत एक नया भारत है। नेताओं के बयानों को देख लगता है कि चुनाव बयानों के दम पर ही जीत लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के शोर में पाकिस्तान से लेकर हिंदू मुसलमान, औरंगजेब से लेकर शहजादे, हर किसी की चर्चा है। जबकि महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, किसानी के मुद्दे पहले 2 चरणों में ही रेस से बाहर हो चुके हैं। और अब सवाल बड़ा है कि दूसरे चरण में बयान इतने हावी हैं, तो 7वें चरण तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा? तो तमाम आशंकाओं और संभावनाओं की अटकलबाजियों के बीच शुक्रवार को साफ हो गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा तो केएल शर्मा ने अमेठी से पर्चा दाखिल किया।
लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की रण छोड़ योजना रायबरेली और अमेठी की जनता को भाएगी? क्या अमेठी में केएल शर्मा और रायबरेली में राहुल गांधी को जनता का साथ मिलेगा? आखिर जनता के मन में क्या है? सबसे पहले देखिए अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट। राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग के बाद यूपी आए, लेकिन अमेठी की जगह रायबरेली के रास्ते बढ़ गए तो राजनीति के रण क्षेत्र में सवाल और जवाब का एक और सिलसिला चल निकला। और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। और अपने हार के साफ संकेत यहाँ पर अमेठी में नामांकन के माध्यम से दे दिए हैं। स्मृति ईरानी ने जीत का दंभ भरा, पीएम मोदी ने पुरानी भविष्यवाणी याद दिलाई, तो सवाल ये उठ रहा है, राहुल गांधी ने अपनी कर्मभूमि अमेठी छोड़ रायबरेली की राह क्यों अपनाई? और बदले हुए समीकरणों में अमेठी रायबरेली का मूड क्या है? अमेठी संसदीय क्षेत्र लंबे समय तक गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 1980 में संजय गांधी अमेठी सीट से सांसद चुने गए। 1981 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी सांसद रहीं और 2004 से 2019 तक राहुल गांधी ने अमेठी प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से दूर नहीं जाएंगे। शुक्रवार को केएल शर्मा के नामांकन तक चर्चा यही थी। गली नुक्कड़ पर लगे पोस्टरों पर इस बात का संदेश छपा था। शुक्रवार की सुबह राहुल गांधी ने अमेठी जमीन पर कदम भी रखा। राहुल गांधी को लेकर पहुंचा विमान अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी के काफिले ने रास्ता बदलकर रायबरेली की सियासी सड़क पर रफ्तार बढ़ा दी। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली तो गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने अमेठी से पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद दोनों ही संसदीय क्षेत्रों की सियासी फजा भी थोड़ी बदली हुई है। सवाल है कि राहुल गांधी के इस कदम का असर अमेठी के चुनावी रणभेरी पर कितना पड़ेगा और अमेठी की जनता इस बारे में क्या सोचती है? राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कुछ टेस्ट में बदलाव आएगा कि नहीं? आएगा, हल्का फुल्का बदलाव रहेगा सर, आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा सर। यहाँ अमेठी भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। अच्छा, मतलब कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर नहीं। दूल्हा भाग गया तो सही बाला लड़ रहा। दूल्हा भाग गया? दूल्हा भाग गया। किशोरीलाल शर्मा तो आए हैं, दूल्हे को सजाने वाले थे, अभी तक दूल्हे को सजाने वाले थे, खुद सज गए। भाजपा के अलावा कोनो चांस नहीं ना, लहर यही के लहर भाजपा। हाँ, भाजपा का है। वो तो कह रहे लड़ाई बहुत मजबूत है। कुछ नहीं, लड़ाई मजबूत होता है, लेकिन जब मौजूदा हट गए अपने। मतलब अमेठी से राहुल गांधी का उम्मीदवार नहीं होना कहीं न कहीं कांग्रेस के चुनावी अभियान पर असर जरूर डालेगा, क्योंकि कांग्रेस भले ही केएल शर्मा को लेकर उम्मीदें जता रही है, वो लंबे समय से अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच रहे हैं, लेकिन केएल शर्मा जनता में विश्वास जगा पाएंगे, फिलहाल ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती। वहीं स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर कहीं ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही हैं। अगर राहुल गांधी होते तो कंटेस्ट बड़ा होता। हारते, मानती हैं आप कंटेस्ट होता? हारते वो भी मानते हैं, वरना लड़ लेते हैं यहाँ से। स्मृति ईरानी के इस भरोसे और अमेठी से राहुल गांधी की दूरी के पीछे एक वजह ये भी है कि बीते वक्त में अमेठी की सियासी नब्ज पर कांग्रेस की पकड़ कहीं ज्यादा ढीली हो चुकी है। अमेठी संसदीय सीट पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 71.78% वोट मिले, जबकि 2014 में कांग्रेस को वोट प्रतिशत 46.71% पर सिमट गया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 43.84% तक पहुंच गया। नतीजा, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, अगर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अमेठी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली सभी 5 विधानसभा सीट हार गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यही वजह है राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बना ली। क्योंकि रिस्क की बात भी है कि अमेठी में जाकर के राहुल गांधी अगर हार जाते,
कि प्रोबेबिलिटी जो है कि अमेठी के अंदर जाकर के वो हार भी सकते हैं, परंतु रायबरेली में नहीं हारेंगे ऐसी उनको पूरी की पूरी आशंका है। उनको पूरा इसके बाद की गारंटी है कि रायबरेली से जीत जाएंगे। तो उन्होंने रिस्क को देख करके, पॉलिटिकल नेता हार जीत का रिस्क देखता है, उनको लगा कि रायबरेली में हम जीत सकते हैं, अमेठी में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए, और हार गए तो उसके बाद कांग्रेस के पास कोई भी नेता नहीं रहेगा और राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, उसके ऊपर विराम लग जाएगा। दरअसल बीते वक्त में अमेठी में माहौल बदल चुका है। अमेठी के मतदाता के मन की बात इस बात की तस्दीक करती है। माहौल बढ़िया है, भाजपा का माहौल है, और क्या भाजपा का माहौल है। जी 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 बिल्कुल, माहौल तो बहुत अच्छा है। गौरीगंज से दीदी जीत रही हैं। भैया जो राहुल भैया हरन तो सब गायब हो गए, अब लौट के वो नहीं आएंगे यहाँ। महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा वोट मोदी को देना चाह रही है, इसलिए कि वो जो 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में ना, वो महिलाएं कहती हैं कि हम नमक खाए हैं मोदी जी का, गद्दारी नहीं करेंगे। साफ है कि अमेठी को लेकर सिर्फ राहुल गांधी का मन नहीं बदला है, अमेठी का मूड भी बदल चुका है। अब सवाल रायबरेली का है कि रायबरेली में कांग्रेस की पकड़ कितनी मजबूत है। जनता समझदार हो चुकी है। वो जमाना गया जब लोगों के कहने पे चलता था। अब ये है कि लोग विश्वास किस पे करें। वो अब विश्वास आप अमेठी का तोड़े, उसके बाद वायनाड गए, वायनाड में आप लड़े, उसके बाद फिर अमेठी को छोड़ दिया, उसके बाद अब रायबरेली गए, तो रायबरेली की जनता कैसे आपका विश्वास करेगी कि आप रायबरेली को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अमेठी की जनता का मूड आपने जाना कि जनता क्या चाहती है चुनाव में, यानी अमेठी में केएल शर्मा के सामने चुनौती है, तो रायबरेली में राहुल गांधी की राह भी आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता और समर्थक ये जरूर कह रहे हैं कि आजादी के बाद हुए पहले चुनाव से रायबरेली की जनता कांग्रेस पर भरोसा जताती रही है, लिहाजा इस बार भी तस्वीर बदलेगी नहीं। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि अमेठी की तुलना में रायबरेली में कांग्रेस कई ज्यादा मजबूत है। लेकिन सवाल जनता का है, जनता के मूड का है। रायबरेली में क्या है जनता का मूड, रिपोर्ट। रायबरेली 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का वो संसदीय क्षेत्र जो आजादी के बाद से गांधी नेहरू परिवार की कर्मभूमि रही है। – 2004 के बाद से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद बनती रही हैं, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी मैदान में हैं, तो सियासी हवा का रुख भी बदला हुआ है। सोनिया जी इसलिए यहाँ से चली गई कि सोनिया जी ने सर्वे कराया, किसी जमाने में यहाँ पे 5 विधानसभा के विधायक होते थे कांग्रेस के, जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, एमएलसी होता था, अब की कुछ नहीं है, 0 है बिल्कुल। इसीलिए सोनिया जी ने सर्वे करा करके बड़ी बुद्धिमानी से, चूंकि वो बड़ी नेता हैं, बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने रायबरेली छोड़ दिया। अब राहुल जी आके फंस गए हैं। देखिए, रायबरेली की जनता गांधी परिवार के साथ है और गांधी परिवार रायबरेली की जनता के साथ है, और ऐतिहासिक विजय रायबरेली में होने जा रही है। 5 लाख अधिक मतों से हम सब के नेता जननायक राहुल गांधी जी को जिताने जा रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, यानी बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस की ओर से उतरे राहुल गांधी के बीच, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल जनता का है, आखिर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर रायबरेली की मतदाता के मन में क्या चल रहा है। यहाँ के लोगों का मूड ये है कि हमने तो आदमी को रंग बदलते देखा है। यहाँ गांधी परिवार अपना परिवार ही बदल दे रहा है। पहले अमेठी उनका परिवार था, अभी वायनाड में चुनाव लड़ रहे थे, कहे वायनाड मेरा परिवार है, मैं कभी नहीं। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वायनाड और रायबरेली दोनों जीत गए तो कौन सा छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 20 साल से जैसे सोनिया गांधी ने यदि छला, तो क्या प्रूफ है कि राहुल गांधी जी नहीं चलेंगे। बार बीजेपी का है यहाँ, और पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का जो मत है कि 400 पार अब की बार वो साकार होगा अब की बार, और यहाँ रायबरेली से भी बीजेपी अब की बार जीत। मतलब कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला तो रायबरेली का मूड भी स्विंग हो रहा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की जीत का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घटा है। 2009 में रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले, तो वहीं 2014 को लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले, जबकि 2019 का चुनाव आते आते
सोनिया गांधी को मिले वोट का आंकड़ा घटकर 55.78% रह गया। रायबरेली सीट से जुड़ा एक दूसरा तथ्य ये भी है कि जिस रायबरेली में ब्लॉक प्रमुख से लेकर पार्षद तक कांग्रेस के होते थे, वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 5 सीटें हार गई। 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि रायबरेली सदर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जो साफ संकेत है कि रायबरेली में जनता का मूड बदल रहा है। मैम, जनता हमेशा कांग्रेस के साथ थी रायबरेली में, आज भी ये कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि जो विकास कांग्रेस ने कर दिया वो अभी तक कोई नहीं किया है। जो था रायबरेली में वो सब मिटता चला गया है। अब राहुल जी आए, उनसे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि रायबरेली कुछ विकास होगा। रायबरेली में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए राहत वाली बात यह है कि रायबरेली की 5 में से 4 सीटों पर कब्जा जमाने वाली समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दूसरा, जातीय समीकरण का लाभ भी राहुल गांधी को मिल सकता है। रायबरेली में करीब 34% दलित मतदाता हैं, 11% ब्राह्मण, यादव मतदाता 7% और मुस्लिम मतदाता करीब 6% हैं। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी रायबरेली में जातीय गोलबंदी करने में सफल हुए तो फिर नतीजे राहुल गांधी की राह कहीं ज्यादा आसान कर सकते हैं। इधर राहुल गांधी के नामांकन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। राहुल जी लड़ रहे हैं, एक तरफा चुनाव है और विपक्षी पार्टी यहाँ टिक नहीं पाएगी। कि किसी भी प्रकार की लड़ाई रायबरेली जिले में नहीं है। कांग्रेस की जनता, रायबरेली की जनता सीधे कांग्रेस को वोट कर रही है और हमारे राहुल जी मोहब्बत की दुकान जो खोल चुके थे, अब उसका शोरूम खुला है यहाँ पे और इसी के साथ इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। रायबरेली में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी की जीत तय मान रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस भी मान रही है कि रायबरेली में मतदाता के मूड का स्विंग होने का खतरा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 चुनाव में रायबरेली में बीजेपी की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। 2014 में बीजेपी को 21.1% वोट मिला, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 38.4% वोट मिला, यानी 2014 के मुकाबले 17.3% ज्यादा वोट मिला। यही वो आंकड़े हैं जो रायबरेली में बीजेपी का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रोड शो करने वाले हैं। अभी पीएम कानपुर के गुरुद्वारे में है, यहीं से पीएम का रोड शो शुरू होगा। तो कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन उससे पहले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में है और यहीं से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री का आज रोड शो, जहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और चलिए सीधा लाइव मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, इस वक्त क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं, कितनी देर में रोड शो शुरू होगा, क्या जानकारी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले गुरुद्वारे के भीतर गए हैं, अंदर गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकेंगे, वहाँ जो सत्संगी है उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो उनका रथ तैयार किया गया उस पर बैठ कर प्रधानमंत्री इस जो गुमटी मार्केट है इसके भीतर अपना पूरा रोड शो करेंगे। तैयारियां आप देख सकती हैं, सामने एक महिलाओं की टोली लाई गई है जो साथ साथ चलेगी और ये पूरा अगला जो हिस्सा है ये आगे बढ़ता रहेगा और आगे भारी भीड़ है। चूँकि प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इसलिए हम लोग उधर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उत्साह की तस्वीरें अभी हमने दिखाई थी किस तरह से जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री का एक झलक पाने के लिए। और आप यहाँ भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ से प्रधानमंत्री को नहीं गुजरना है, बावजूद इसके यहाँ जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने आए हैं। क्या कहेंगे? देना जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल, दो बातें ना जाना भूल, राम का मंदिर कमल कहेंगे। कहाँ से आए, क्या कहेंगे? मैं कानपुर से हूँ और भारत के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश को नेतृत्व करेंगे और 400 पार सीटें लाकर देश को ऐतिहासिक विकास की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री के समर्थक है, प्रधानमंत्री को देखने के लिए मैं देख रहा हूँ कई घंटे से आप यहाँ लगी हुई हैं, पसीना टप टप बह रहा है। 2 घंटे उम्मीद है प्रधानमंत्री देख पाएंगे यहाँ से? कैमरा आना है। कितना उत्साहित है आप लोग प्रधानमंत्री को देखते? बहुत है, आप देखिए कितनी गर्मी में
उत्साह देखते मोदी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत माहौल गर्म है। इससे पहले तो ये तस्वीरें और लोगों का उत्साह भी आपने देखा, लेकिन ये गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के गुरुद्वारे में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहां पर दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। अभिषेक संजय ने तस्वीरें हमें दिखाई, लोगों का उत्साह हमें दिखाई दिया। गर्मी में भी 2 घंटे से लोग खड़े हैं सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। आप जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां पर लोग क्या कह रहे हैं और कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, तैयारियां किस तरीके से की गई है रोड शो की? देखिए यहाँ पर उत्साह का सैलाब नजर आ रहा है। मैं सैलाब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप पहचान सकते हैं ये कानपुर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हर जगह हैं। लेकिन अब अहम बात में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री के लिए उत्सुकता देखिए, ये बैरिकेड है और यहाँ पुलिस लगी हुई है और देखिए यहाँ कितनी शिद्दत से ये लोग लगे हुए हैं कि एक मौका मिल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का। ये उत्साह का आलम है और हम जहाँ पर खड़े हैं वो एग्जैक्टली गुरुद्वारे की तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर धार्मिक रीति रिवाज से गुरुद्वारे की परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ पर कानपुर में जहां पर हम हैं इस समय गुमटी नंबर 5 में, इसके आसपास सिख समुदाय वो बड़ी संख्या में है और पूरे देश भर में एक मैसेज जा रहा है। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं, बिल्कुल अभिषेक, रोड शो जब प्रधानमंत्री करेंगे उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद संजय आपका भी और अभिषेक आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।